हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम आगे जो है अपना सीरीज चला रहे हैं। आज हम हिंदी का करेंगे, जिसमें ये जो सेट है ये है 24/1/2023 का। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है गद्यांश पढ़ते हैं। नदी में घुले रसायन कालरा, टाइफाइड और दस्त जैसी बीमारियां फैलाते हैं। दूषित पेयजल देश में विशेष रूप से गांव में फैलने वाले रोगों का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। जहरीले रसायनों के कारण पानी का बहुत बड़ा भाग ऑक्सीजन रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में लाखों मछलियां ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम घुटने से मर जाती हैं। रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों, कारखानों के अधूषित अवशिष्टों और शहरों के हजारों टन अशोषित मल के कारण नदियां विषाक्त हो रही हैं। यह आत्मघाती कदम है। कभी लोग नदियों के साथ सामंजस्य से रहा करते थे। जब मनुष्य असभ्य था तब नदियां स्वस्थ और स्वच्छ थी। आज जब मनुष्य सभ्य हो गया है तो नदियां मलिन और विषाक्त हो गई हैं। उन दिनों नदियों में स्वयं अपनी सफाई करने की क्षमता थी, परंतु बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण नदी अपनी यह क्षमता खोती जा रही है। जल प्रदूषण के विरुद्ध रणभेरी बजाने का समय आ गया है। हम इस धरती पर मेहमान ही तो हैं। हमारे आगमन के समय यह जैसी थी, अगर जाते समय कुछ और अच्छी न बना सके तो कम से कम खराब तो न जाए, करके न जाए। तो ये हमारा गद्यांश है। दोस्तों, पीछे जो है ना थोड़ा सा काम चल रहा है, तो मे भी हो सकता है उसकी नॉइस भी आप लोगों को सुनाई दे। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जो है क्लियर मेरी आवाज़ सुनाई दे, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कौन से रोग का कारण दूषित पेयजल नहीं है? कालरा का, टाइफाइड का, दस्त का या फिर चिकनगुनिया का? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कि चिकनगुनिया जो है वो दूषित जल के कारण नहीं बल्कि मच्छर के काटने से होता है। आगे है, गद्यांश के अनुसार पानी में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण है जलीय जीवों की अधिकता, मनुष्य द्वारा वायु में जहरीली गैसें छोड़ना। अगर वायु में जहरीली गैस छोड़ेंगे तो उससे आप जो है पानी में ऑक्सीजन की कमी से कोई संबंध नहीं बनता है। आगे है, पानी के स्रोतों में जानलेवा रासायनिक पदार्थों का छोड़ना। तो यही ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब मनुष्य सभ्य था तब नदियां स्वस्थ और स्वच्छ थीं। आज जब मनुष्य सभ्य हो गया है तो नदियां मलिन और विषाक्त हो गई हैं। से तात्पर्य है, जब मनुष्य सभ्य नहीं था तब नदियां स्वस्थ थीं। जब मनुष्य के सभ्य होने के साथ नदियां दूषित होती गई हैं। मनुष्य के सभ्य होने के साथ नदियों को स्वच्छ रखने के उपाय खोज लिए हैं। मनुष्य के सभ्य होने के साथ नदियों का दूषित होना अनिवार्य है या तय है। तो इसमें जो सबसे सूटेबल आंसर है वो हमारा जो है बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार आत्मघाती कदम है क्या है? ऑक्सीजन की कमी से मछलियों का मरना, नदियों में प्रदूषित जल प्रवाहित करना, नदियों की स्वयं अपनी सफाई करने की क्षमता कम होना, नदियों के साथ सामंजस्य के साथ रहना। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये आत्मघाती हमला है। देख लेते हैं। होने के कारण ऑक्सीजन ऐसी लाखों मछलियाँ। एक मिनट, ये देखिए विषाक्त हो रही हैं। यह एक आत्मघाती कदम है। तो यहाँ पे है ना, संशोधित मल के कारण अपशिष्ट और शहरी जो कचरे हैं, यानी नदियों में प्रदूषित जल प्रवाहित करने से हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। हम इस धरती पर मेहमान ही तो हैं। वाक्य मनुष्य के संबंध में किस सत्यता की ओर संकेत करता है? हम इस धरती पर मेहमान ही तो हैं, मतलब हम अमर नहीं हैं, हमें मरना ही है। आतिथ्य भाव है, जन्म मृत्यु से है, अतिथि भाव से है या अमरता से है? अमरता यानी जो कभी न मरता हो उन्हें अमर कहते हैं, लेकिन यहाँ जन्म और मृत्यु से है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे है अगला क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार हमें मछलियाँ और समुद्री जीव नहीं खाने चाहिए। सभ्य और सुसंस्कृत बनना चाहिए। अपनी नदियों को स्वच्छ रखने की ज़रूरत है। कारखानों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो अपनी नदियों को स्वच्छ रखने की ज़रूरत है। ऑप्शन जो है इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। लाखों मछलियों में रेखांकित शब्द है। लाखों क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, प्रविशेषण है या फिर अव्यय है? तो लाखों मछलियाँ, मछलियाँ क्या है? मछलियाँ नाउन है। तो जो नाउन के पहले यानी जो संज्ञा के पहले आ जाता है वो उसकी विशेषता बताता है। तो वही क्या हो गया? विशेषण। यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लाखों मछलियाँ, मछलियों की विशेषता है कि मछलियाँ कितनी संख्या में है? तो लाखों की संख्या में है। अगला क्वेश्चन है। कारखानों से निकलने वाला टनों मलबा भी नदियों में झोंका जाता है। वाक्य में निपात है, से, में, भी या फिर है। तो इसमें ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, भी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोधित का विलोम शब्द है। अशोधित का अनअशोधित, शुद्ध, सेधन या शोषित। तो अशोधित का शोधित जो है विलोम शब्द हो जाएगा। अब आते हैं काव्यांश पे और इस काव्यांश को पढ़ते हैं। निर्मम मेघ क्षण भर मैं उनको रहा देता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के मैंने रोपे थे आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोबे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टोडी का हरे भरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। कविता में किसके वंश के बढ़ने का वर्णन है? सेमी के बेलों के बढ़ने का, नन्हे पौधों के बढ़ने का, पत्तियों के बढ़ने का, या झरनों के पानी के बढ़ने का? तो ये सेम के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना कि बीज के सेम रोपे थे आंगन में, तो यानी किसके बढ़ने का वंश है? तो सेम के बीज का, यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है। सेम की बेलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? मखमली ये भी आया है, हरे भरे आया है, बौने भी आया है, लेकिन इसमें चंदोदवे नहीं आया है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है। सेम के बीजों से निकले अंकुरों के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है? बीज का, पलटन का, झरने का या चंदोदय का? तो सेम के बीजों से निकलने वाले अंकुरों को जो है पलटन कहा गया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पलटन दिया है ना, पौधों की या पलटन, नन्हे पौधों की। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। सेम की बेलें बहुताय में चारों तरफ फैल गई हैं, यह भाव कविता में किन शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया है? लद भर गई झाड़ियाँ, उनको रहा देखता धीरे धीरे, हरे भरे 100 झरने फूट पड़े, वंश कैसे बढ़ता है? इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। उनको रहा देखता धीरे धीरे। यहाँ पे तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। ठीक है, तो ये व्यक्त नहीं की गई है। आगे देख लेते हैं। बेल का पर्यायवाची शब्द है वल्लरी, पादप, द्रुम या स्कंद। इसमें वल्लरी हमारा ऑप्शन पहला जो है करेक्ट हो जाएगा कि बेल का पर्यायवाची शब्द वल्लरी है। अब खड़ी गर्व से मैं अलंकार है, रूप उपमा अलंकार है, रूपक है, अनुप्रास है या फिर मानवीकरण है? तो अब खड़ी गर्व से जो है इसमें मानवीकरण अलंकार है। अब खड़ी गर्व से, खड़ी मतलब कौन? कोई स्त्री को ही खड़ी बोलेंगे ना, पुरुषों का तो खड़ा बोलेंगे। तो स्त्री है और गर्व से, तो आदमी, मनुष्य, मानव ही गर्व करता है। लेकिन यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है? इसके लिए जो है सेम के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे है अगला क्वेश्चन। बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है। इसमें हमें बताना है, 1 मिनट थोड़ा सा पेन
मस्तिष्क की क्षमता है अवचेतन रूप से दो भाषाओं में व्यवहार करना और सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताओं का प्रयोग करते हुए बहुत से सांस्कृतिक संदर्भों में संलापन करना या फिर इच्छा अनुसार दो भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना। दो भाषाओं में सुगमतापूर्वक व्यवहार करना या फिर सुगमतापूर्वक दो भाषाओं में सामाजिक संदर्भ के आधार पर व्यवहार कर पाना। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 160 बोलता है भाषा शिक्षा शास्त्री सुझाव देते हैं कि शिक्षार्थी तब अच्छी तरह से सीखते हैं जब तक वे स्वयं न करने लग जाएं, तब अध्यापक उन्हें सहारा देते रहे। शब्द भंडार सिखाने के लिए कौन सी युक्ति सही नहीं है, हमें जो सही नहीं है वो बताएं। जल्दी जल्दी गतिविधि को बदलना, अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना, अलग अलग गतिविधियों अलग अलग विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त गतिविधि पहेली खेल आदि का उपयोग करना, शब्दों के अपने इस्तेमाल और उच्चारण पर इसमें हमसे पूछा है कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग, मतलब बच्चे को आप पढ़ाइए अलग तो पढ़ाते ही रहिए, खेल खिलाइए तो सिर्फ खेल पे फोकस करिए। लेकिन अभी बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए, अधिगम और खेल दोनों साथ साथ सिखाना चाहिए, तो ये सही रहा। हमारा इसमें गलत पूछा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में है, तो बारे में नहीं है। जब मैं अंग्रेजी में समाचार सुनता हूँ तो वास्तविक ध्वनि पकड़ पाने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, सही है। मैं प्रश्नों को शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ। जितनी भी सूचना मुझे मिल पा रही है मैं सभी को याद समझने में कठिनाई का अनुभव कर प्राकृतिक देशज ध्वनियों को शीघ्रता से समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हूँ। तो इसमें जो है सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा बी है। मैं प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ। इसमें श्रवण से तो कोई मतलब है नहीं, आप उसको आप सुन लिए हैं उसको कन्वर्ट करके नहीं बता सकते। इसमें श्रवण शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। आगे है भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग। कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। भाषा की क्रिया विशेषण के स्थान पर क्रिया के रूप में देखती है। भाषा शिक्षण के केंद्र में अनुवादन के मुद्दे को रखती है। कक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर ध्यान देती है। हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आनंद मिलता है रचना, जब आप कोई नई चीज बनाते हैं तो आनंद तो आता ही है। कथात्मक कल्पनात्मक को जागृत करता है, ये भी सही है। रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, तो रचना कभी भी रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देती, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं है। श्रवण वास्तविक स्थितियों में होता है। रिकॉर्डिंग के समय पृष्ठभूमि से आ रहे शोर का व्यवधान पैदा करता है। कई बार वक्ता बहुत तेजी से गति से बोलते हैं। यह निर्भर करता है कि आप तेज गति से पढ़ सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी जो है सही नहीं। आगे है अगला क्वेश्चन कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में सही नहीं है। योजक, खोजबीन पद्धति, सर्वनाम या फिर व्याकरण अनुवाद खोजबीन पद्धति जो है ये तो हमारा जो पर्यटक होता है जिसमें लोग घूमते हैं, बच्चे घूमते हैं, तो उसमें आ जाता है ये खोजबीन पद्धति। इसमें हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है पठन क्या है। जो हम नहीं जानते हैं उसे समझने के लिए जो जानते हैं उसका प्रयोग करना, या फिर पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु और प्रकारों के बारे में परिकल्पना बनाना और अपने विचारों सुझावों का अनुसरण करना,
अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठ पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि उससे पाठ्य सामग्री में क्या आता है। हमारा ऑप्शन डी करें। पठन क्या है मतलब पढ़ाया क्या जाए ये चीज है। तो अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री सामग्री में क्या जोड़ता है ये अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि क्या मिला है पढ़ने। आगे देख लेते हैं। मैं एक दिन वाच्य और काल पढ़ा रही थी। मुझे एक पाठ्य सामग्री मिली जिसमें बहुत से उदाहरण थे। मैंने उदाहरणों की ओर संकेत किया और कर्मवाच्य समझाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थियों ने समझ लिया। जब मैंने उन्हें अभ्यास के लिए काम किया तो बहुत ही कम विद्यार्थी कर सके। नीचे इस अध्यापक के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। जो सही नहीं है उसका चयन करें। हमें इसमें सही नहीं है वही बताना है। यह संभव हो सकता है कि व्याकरण पढ़ाने की विधि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित न कर पाई हो। सही बात है। विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा पर कार्य करें। आगे चुनी गई पाठ्य सामग्री का स्तर विद्यार्थियों के स्तर से ऊंचा हो ये भी ऑप्शन सही है। लंबे घुमावदार और जटिल उदाहरणों के स्थान पर सरल व्याख्या दी जाए। हो सकता है व्याख्या काफी जो है हार्ड रही हो बच्चे को समझ ना आए। इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा पर कार्य करें। ये जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है एक वाक्य में किसी तर्क के को दो विरोधाभासी बिंदुओं की को पहली व तीसरी पंक्ति अभिव्यक्त करती है। पहले अनुच्छेद में जिसमें विरोधाभास है के दूसरे वाक्य को देखेंगे। यह प्रश्न वास्तविक पठन की जांच करता है। निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। सूचना प्रदर्शित करता है या फिर शब्द भंडार की अवधारणा की जांच करता है। तो यह जो है निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवधारणात्मक चित्रण विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। किसी विशेष टॉपिक पर विद्यार्थियों से लिखवाने और निष्कर्ष निकालने का तरीका है। किसी विषय विशेष पर पठन सामग्री की और इंटरनेट साइट की सूची बनवाना या फिर किसी व्यक्ति अध्ययन पर विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका। हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। इसमें हमें बताएं कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए श्रवण का इस्तेमाल। वाचन में त्रुटियों के बारे में बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों की गलत भाषा का प्रयोग करना। शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना या फिर शिक्षण के लिए वाक्यों के स्थान पर अनुच्छेद का प्रयोग करना। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या गलतियां मायने रखती हैं। बहुत से लोग त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं तब भी वे समझ बना लेते हैं। गलतियां कहाँ सबसे अधिक मायने रखती हैं। विषम बेमेल को चुने मतलब जो सही नहीं है वही ऑप्शन में चुने। कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों के साथ बात करते हुए हमें उच्च शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है। आगे है उच्चारण शिक्षण इस बात पर ध्यान देता है कि विद्यार्थियों को बालाघात व तनाव मुक्त तान अनुतान की समझ बन जाए जिससे कि वे बुद्धिपूर्वक बोले। ये भी ठीक है। जब हम विद्यार्थियों को सटीकता पर कार्य करते हैं हम उनके साथ भाषा के सही प्रयोग पर कार्य करते हैं। लेखन में गलतियां मायने नहीं रखती क्योंकि लेखन एक कौशल है जिसमें अन्य कौशल की अपेक्षा अधिक गलतियां स्वीकार है। ऐसा कुछ नहीं है कि अन्य कौशलों के अनुसार जो है लेखन में आप गलती करेंगे और उसे मान्य किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। व्याकरण अनुवाद विधि तंत्रिका संबंधी चक्र अंतर विश्लेषण या फिर नियम और प्रभाव। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तंत्रिका संबंधी चक्र। अगला क्वेश्चन है भाषा की शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है। बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर द्विभाषा वास्तव हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहु
त्रिभाषा सूत्र, इसमें हमारा हो जाएगा कि शिक्षा नीति की है तो त्रिभाषा सूत्र। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।